अक्सर जब भी हम खौफनाक वाक़यात सुना करते हैं तो आम तौर पे ये जो वाक़यात हैं ये पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या ओल्ड यूरोप से हुआ करते हैं। जबकि अगर आप चाइना की बात करें या जापान की बात करें या इस तरह के ममालिक की बात करें तो आम तौर पे वहाँ से इतने किस्से, इतनी कहानियाँ सुनने को नहीं मिला करती। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा और ये जो वाक़यात हैं ये बेसिकली जापान से मुताल्लिक़ हैं। जो सबसे पहला वाक़या है वो कुछ इस तरह से है कि 1970 चल रहा था और जापान के एक गाँव में एक किसान रहा करता था जिसका जो भी गुज़रो औक़ात था वो ज़राअत पे मुनहसिर था। इसके साथ साथ उसने कुछ गायें, कुछ भैंसें पाली हुई थी ताकि उनके ज़रिए भी इसकी आमदनी में इजाफ़ा हो सके। इस किसान का जो कैटल फार्म था वो इसके घर से या जहाँ पे इसका घर मौजूद था उससे तकरीबन 50 या 60 फीट के फासले पे मौजूद था। रात के औकात में अक्सर ही जो किसान था वो इस कैटल फार्म में या इन गाय भैंसों के साथ पलंग डाल के सोया करता था। तो वैसे ही एक रात थी और सर्दियाँ चल रही थी और जब वो किसान कैटल फार्म के अंदर पलंग डाल के सोने के लिए लेटा तो आज पता नहीं क्यों उसका जो दिल था वो भारी भारी हो रहा था और उसको कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। खैर जैसे तैसे जब इसकी आंख लगी तो एकदम से शोर हुआ और जब इसकी आंख खुली तो उसको सोए हुए 3 या 4 घंटे गुजर चुके थे। यानी कि रात के तकरीबन 1 या 2 बजे का टाइम था और उसको ऐसा लग रहा था जैसे इसके जो भी गायें या भैंसें इसने पाली हुई हैं वो मुसलसल शोर कर रही हैं। अब जैसे ही इसने जानवरों के चीखने की या परेशान होने की आवाज़ सुनी तो ये फ़ौरन से उठ के बैठा। अब जब ये उठ के बैठा तो इसने देखा कि इसकी जो भी गायें या भैंसें मौजूद हैं तो उनमें से गायें कम हैं। खैर जब ये मुकम्मल तौर पे उठा और इसने दोबारा से गिनती की तो वाकई में इसकी जितनी भी गायें थीं उन गाय में से एक गाय गायब थी। अब ये परेशान हो गया। पहला इंप्रेशन यही था कि हो सकता है उस गाय की रस्सी खुल गई हो जिसकी वजह से ये जो गायें हैं वो इस कैटल फार्म से बाहर की तरफ यानी खेतों में जा चुकी हो। अब क्योंकि जापान था उस दौर में भी वहाँ के लोग ईमानदार हुआ करते थे तो अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता था तो सबसे पहला इंप्रेशन चोरी नहीं हुआ करता था। खैर जल्दी से उठा और इसने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ और खेतों में अपनी गाय को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। इसी इरादे से जैसे ही ये अपने कैटल फार्म से बाहर निकला तो इसके पास एक लालटेन मौजूद थी और उस लालटेन की रोशनी में ये करीब जवार का जायज़ा ले रहा था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं तकरीबन 5 या 10 फीट के फासले पे मज़ीद आगे आया तो मुझे जगह जगह ब्लड के ड्रॉप्स नज़र आना शुरू हुए। अब जैसे ही मुझे ब्लड नज़र आना शुरू हुआ तो मैं परेशान होना शुरू हुआ क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि हो ना हो जो मेरी गाय हैं या तो वो ज़ख्मी हैं या किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बहरहाल ये जो खून के कतरे थे इसने उनको फॉलो करना शुरू किया और उनको फॉलो करते करते वो एक ऐसे पॉइंट पे आया कि उसने देखा कि उसकी जो गाय हैं उस गाय की आधी बॉडी मौजूद है जबकि बाकी जो आधी बॉडी है ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने, किसी भेड़िए ने उसको खा लिया है। अब इसको बड़ी हैरानी हुई क्योंकि जो गांव था इस गांव के अंदर आज तक किसी भी जानवर को न भेड़िए ने खाया था न वहाँ पे भेड़िए मौजूद हुआ करते थे। ये एक अजीब सा वाक़या था जो इसकी समझ से बाहर था और ये अपने तौर पे अपने आप को कन्विंस करने की या समझाने की कोशिश कर रहा था कि हो ना हो किसी न किसी जानवर ने इसकी गाय को ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया है बल्कि नुकसान पहुंचाने के बाद उसकी जो आधी बॉडी है वो उसको अपने साथ ले जा चुका है या फिर नोच नोच के खा लिया है। खैर जैसे तैसे ये रात गुजरी और रात गुजरने के बाद जब इसने पुलिस से रब्ता किया या जो करीब जवार में जो भी लोग थे उनसे रब्ता किया और उनकी हेल्प लेने की कोशिश की तो पुलिस का भी यही ख्याल था कि अगर कोई शेर हमला करेगा या फिर अगर कोई भेड़िया इस तरफ आएगा और किसी जानवर पे हमला करेगा
तो इस तरह से जैसे कि इसका आधा जिस्म मुकम्मल तौर पे गायब हो चुका है, वैसे उसका जिस्म गायब नहीं होगा। उसके मुंह का कुछ हिस्सा मौजूद होगा, उसकी गर्दन का कुछ हिस्सा नज़र आएगा। गर्ज के इसी तरह जिस्म के कुछ हिस्से मौजूद होंगे जबकि कुछ खा लिए गए होंगे। यानी पुलिस के मुताबिक ये जो काम था ये कम से कम किसी जानवर का काम नहीं था। ये जो वाक़या था ये अपनी नौयत का बड़ा अजीब वाक़या था और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी। इस वाक़ये के तकरीबन 1 या 2 साल के बाद जापान के ही एक गांव में एक जगह एक और इस तरह का वाक़या पेश आया। ये जो दूसरा वाक़या था ये कुछ इस तरह से था कि एक साहब थे जो कि इतनी उम्र के नहीं थे और उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो फ़िशिंग करें। तो अक्सर ये क्या करते कि शाम के औकात में यानी सूरज ढलने से पहले आते और सूरज ढलने के तकरीबन 2 या 3 घंटे तक ये झील किनारे बैठ जाते और वहाँ पे बैठ के फ़िशिंग करने की या बहुत ज़्यादा मछलियाँ जमा करने की कोशिश करते। अब ये जो गांव था उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था कि एक तरफ झील मौजूद थी, झील के साथ रोड मौजूद था जिस रोड पे बैठ के लोग फ़िशिंग किया करते थे, और उस रोड के बाद का जो हिस्सा था वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ मौजूद थी। इन झाड़ियों को जब आप क्रॉस करते हैं तो उसको क्रॉस करने के बाद जंगल नुमा एरिया शुरू हो जाया करता था। खैर वैसे ही एक शाम थी और ये जो साहब थे ये फ़िशिंग करने के लिए या मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जो भी कांटे वगैरह हैं उनको लेके अपना सामान लेके ये शाम के वक्त में वहाँ पे पहुँच चुके थे। आज इनका इरादा यही था कि ये काफ़ी देर तक यहाँ पे रुकेंगे और जितना ज़्यादा हो सकता है मछलियों को लेके वापस जाएंगे। खैर अभी इनको फ़िशिंग करते हुए 1 या 1.5 घंटा गुजरा होगा कि इनको ऐसा लगने लगा कि जहाँ पे ये मौजूद है उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो पानी मौजूद है वहाँ पे कुछ अजीब सी मूवमेंट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी के अंदर कोई मौजूद है। अब जब आप फ़िशिंग कर रहे हो किसी लेक या रिवर के किनारे पे हो तो अगर इस तरह की मूवमेंट हो तो आपका जो इम्प्रेशन होता है वो यही होता है कि शायद कोई क्रोकोडाइल है, कोई मगरमच्छ है, और आप अपने आप को समझाने की या अपने आप को बचाने की कोशिश किया करते हैं। खैर ये बताते हैं कि ये जो मूवमेंट थी कुछ अजीब सी मूवमेंट थी और ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है, क्योंकि उसके सांसें लेने की वजह से शायद बहुत सारे बबल्स थे जो पानी के ऊपर बन रहे थे। अब जैसे ही इनको ख़तरा महसूस हुआ तो अपने तौर पे ये थोड़े से विजिलेंट हो गए और अपने आप को पानी से ज़रा डिस्टेंस पे कर लिया। ये बताते हैं कि अभी मैं पीछे हटा ही था कि एकदम से इनको ऐसा लगा कि इनकी जो लेफ़्ट साइड है यानी जो उल्टे हाथ का हिस्सा है उधर से कोई बहुत फुर्ती के साथ यानी विदिन सेकंड्स के अंदर अंदर ना सिर्फ गुजरा है बल्कि गुजर के जो पीछे झाड़ियाँ मौजूद हैं उस तरफ गया है। अब क्योंकि काफ़ी हद तक अंधेरा हो चुका था और ये जो साहब थे इनकी प्रैक्टिस यही थी कि अंधेरा होने के बावजूद भी 2 से 3 घंटे तक ना सिर्फ वहाँ पे बैठे रहते थे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने की कोशिश किया करते थे। खैर जैसे ही इनको ये एहसास हुआ कि जैसे कोई पानी से निकल के उस तरफ गया है तो एकदम से खड़े हुए। अब खड़े होने के बाद इन्होंने सोचा कि ये जो भी सामान है इसको पैक करते हैं और इस वक्त फ़िशिंग करना इनके लिए बेहतर नहीं है। ये झुक के अपना सामान उठा रहे थे और जो भी इनके पास चीज़ें थीं उनको एक साथ गैदर कर रहे थे। कि बताते हैं कि इनको ऐसा लगा कि झाड़ियों में से अब कोई निकला है, और जैसे ही झाड़ी में से कोई निकला और इन्होंने उस तरफ देखा तो ये बताते हैं कि कुछ अजीब सी मखलूक थी जो रेप्टाइल की तरह ज़मीन पे रगड़ती हुई जा रही थी और बाज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मगरमच्छ है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये कोई मगरमच्छ नहीं था, इसका जो चेहरा था इंसान नुमा चेहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे इसकी जो आधी बॉडी है वो जानवर या कछुए की तरह है, जबकि उसकी जो शक्ल है या उसके जो हाथ पांव हैं वो किसी इंसान की तरह हैं। अब ये देखते ही इनके तो आसान ख़ता हो गए, जो भी इनका सामान था वो सारा का सारा इन्होंने नीचे फेंका और ये वहाँ से ना सिर्फ निकलना चाहते थे बल्कि बाकायदा भागना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भागते
تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو مخلوق تھی وہ باقاعدہ کسی کتے کو یا کسی جانور کو جھاڑیوں میں سے کھینچ کے پانی کی طرف لے کے جا رہی تھی، اور ودن سیکنڈز وہ اس کتے کو نہ صرف پانی میں لے گئی بلکہ پانی میں لے آتے ہی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اب یہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا یہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا اور یہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہو چکے تھے۔ بہرحال اس کے بعد سے یہ کبھی بھی نہ ادھر فشنگ کرنے کے لیے گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پورے گاؤں میں جتنے بھی لوگ رہا کرتے تھے انہوں نے یہ سارا کا سارا واقعہ ان سب کے ساتھ شیئر کیا۔ تو جو گاؤں والے تھے وہ بھی اس کے بعد سے کوشش کرنے لگے تھے کہ آفٹر سن سیٹ یا خاص طور پہ اندھیرے کے ٹائم میں اس جھیل کے سامنے سے نہ صرف گزریں بلکہ یہاں پہ شکار کرنے سے یا فشنگ کرنے سے پرہیز کریں۔ 1970 سے 75 کا جو بھی ٹائم تھا یہ جاپان کے لیے بڑا ہی ہارفک ٹائم تھا، کیونکہ ان 4-5 سالوں میں نہ صرف بہت سارے پیرانارمل واقعات پیش آئے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اسٹرینج باتیں تھیں جو جاپان کے مختلف شہروں میں خاص طور پہ دیہاتوں میں ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے جو بھی کیٹل فارم تھے یا وہاں پہ جو بھی جانور موجود ہوا کرتے تھے نہ صرف وہ جانور غائب ہو جایا کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی جانور تھے ان کی نہ صرف آدھی باڈیز غائب ہوتی تھیں بلکہ باقی جو آدھی باڈی تھی اس کی کوئی نشانی بھی نہیں ملا کرتی تھی۔ بات صرف جانوروں تک رہتی تو پھر بھی شاید لوگ بھول جاتے، لیکن جانوروں سے نکل کے اس کے بعد جو بھی چھوٹے بچے تھے خاص طور پہ جو نومولود بچے تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے جاپان کے مختلف شہروں سے مختلف دیہاتوں سے غائب ہونا شروع ہوئے۔ جیسے کہ 1973 یا 74 کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جاپان کے ایک دیہات میں ایک فیملی رہا کرتی تھی۔ یہ جو فیملی تھی اس فیملی کے اندر 4 یا 5 افراد موجود تھے جن میں مدر فادر تھے، ان کا بیٹا تھا، اس کی وائف تھی اور پھر ان کا ایک بچہ تھا۔ تو اکثر جیسے دادی دادا کیا کرتے ہیں کہ اپنے پوتے کو یا اپنی پوتی کو گھر سے لے کے باہر کی طرف جاتے ہیں اور پورے گاؤں کا یا مختلف دکانوں کا چکر لگایا کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی اس کی جو دادی تھیں وہ اپنے پوتے کو لے کے گاؤں میں مختلف جگہوں پہ جا رہی تھیں، مختلف فیملیز سے مل رہی تھیں، اور اسی دورانیے میں گاؤں میں جہاں پہ بہت سارے درخت موجود تھے یا بہت سارے کھیت موجود تھے یہ وہاں لے آ کے اس بچے کو لے کے بیٹھ گئیں۔ اب یہ جو دادی تھیں یہ باقاعدہ ایک بڑی چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ ان کے برابر میں ایک چھوٹی سی میز تھی، اس میز کے اوپر انہوں نے بچے کو لٹایا ہوا تھا۔ خیر ابھی ان کو بچے کو لٹائے ہوئے مشکل سے 1 یا 1.5 منٹ گزرا ہوگا کہ ان کے بالکل پیچھے جو کھیت موجود تھے ان کھیتوں میں موومنٹ کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان جھاڑیوں میں یا ان کھیتوں میں کوئی موجود ہے اور آہستہ آہستہ کر کے ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ عام طور پہ جب کوئی جنگلی جانور یا جانور کھیتوں میں موجود ہوا کرتے ہیں تو کھیتوں کے اس طرح ہلنے کی آواز آیا کرتی ہے۔ خیر جیسے ہی ان کی دادی کو احساس ہوا کہ جیسے کھیتوں میں یا جھاڑیوں میں کوئی جانور موجود ہے تو اس سے پہلے کہ اس بچے کو گود میں اٹھاتی اور وہاں سے گھر کی طرف آتی، دیکھتے ہی دیکھتے مشکل سے 5 یا 10 سیکنڈ کے اندر اندر ایک دم سے جھاڑیوں میں سے ایک مخلوق نکلی۔ یہ جو مخلوق تھی یہ بڑی عجیب الخلقت مخلوق تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ رینگ رہی ہے، لیکن اس کی جو شکل تھی یا اس کے جو ہاتھ پیر تھے وہ انسانوں کی طرح تھے، اور اس کے ہاتھ پیروں پہ یا اس کے جسم پہ بہت زیادہ بال موجود تھے۔ ایک دم سے نہ صرف یہ ان دونوں کے سامنے آئی بلکہ اس بچی کی دادی کے سامنے سامنے اس بچے کو لے کے ایک دم سے واپس کھیتوں میں جا کے غائب ہو گئی۔ یہ جو کچھ ہوا تھا یہ مشکل سے 10 یا 12 سیکنڈ کے اندر اندر ہوا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس بچے کی دادی کوئی رسپانس کر پاتی یا اس بچے کو اپنی گود میں لے پاتی، یہ جو عجیب الخلقت مخلوق تھی وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ اب یہ جو بھی واقعات جاپان کے اندر پیش آ رہے تھے
तो जो भी इन्वेस्टिगेटर्स थे या जो भी अहले इल्म थे, उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक इस मखलूक का नाम कापा रखा था। वो कहा करते थे कि ये जो मखलूक है ये कापा है और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे, समंदर में, दरिया में, इवन के खुश्की पे भी पाई जाती है। इस मखलूक की जो बुनियादी खुराक होती है वो गोश्त हुआ करती है, चाहे वो गोश्त इंसान का हो, जानवर का हो या फिर किसी का भी हो। इस मखलूक को, इंसानों को या गोश्त को खाने में दिलचस्पी हुआ करती है। उस दौर के अंदर जो भी सिक्योरिटी इदारे थे वो अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह इस मखलूक को या इस बला को ना सिर्फ पकड़ सकें, बल्कि पकड़ने के बाद इसको सज़ा दें, और वो सज़ा इस तरह की हो जिससे इस मखलूक की जान चली जाए। और अगर सिक्योरिटी इदारे इस तरह से कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं तो लोगों के अंदर जो खौफ की लहर है वो ना सिर्फ ख़त्म हो जाएगी, बल्कि लोग दोबारा से अपनी नॉर्मल पुरसुकून लाइफ की तरफ वापस आ सकेंगे। अब ये जो भी वाक़यात थे या कापा के मुतालिक जो भी बातें थीं वो तो अपनी जगह चल रही थीं। उसी के साथ साथ 1984 में जापान के अंदर एक और वाक़या पेश आया था। अब जैसे कि कनाडा के अंदर, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुख्तलिफ लोग हाइकिंग के लिए ना सिर्फ घरों से निकला करते हैं, बल्कि 2-2, 3-3 दिन तक माउंटेन्स पे, पहाड़ों में, जंगलात में रहा करते हैं। तो वैसे ही एक फैमिली थी, और ये जो फैमिली थी इसमें 3 अफराद थे, यानी कि मदर, फादर और एक इनकी 17 साल बेटी। इन लोगों ने भी प्रोग्राम बनाया कि किसी माउंटेन एरिया में या किसी हिल स्टेशन पे जाके ना सिर्फ हाइकिंग करेंगे, बल्कि 3 से 4 दिन वहाँ पे गुजारने की कोशिश करेंगे। खैर, जब ये लोग पहले दिन पहुँचे, तो जब ये लोग पहुँचे थे तो शायद सुबह के 11 या 12 बजे का टाइम हो रहा था, और सनसेट होने में तकरीबन 8, साढ़े 8 घंटे बाकी थे। अब क्योंकि दिन के अंदर ये लोग पहुँचे थे तो जो भी बेसिक इंतज़ामात थे वो सारे के सारे इन्होंने कर लिए थे, और ये सारे इंतज़ामात करने के बाद सबसे पहले इन लोगों ने खाना खाया। अब जब इन्होंने खाना खाया तो खाना खाने के बाद तकरीबन 4, साढ़े 4 बजे का टाइम हो चुका था, और अंधेरा होने में अभी 3-4 घंटे बाकी थे। अब ये लोग चाहते थे कि जितना भी टाइम बचा है इस टाइम के अंदर जाके जगहों को या मुख्तलिफ एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाए। तो इसी इरादे से ये जो पेरेंट्स थे ये एक तरफ चले गए, जबकि इनकी जो बेटी थी वो दूसरी तरफ चली गई। इनकी बेटी बताती है कि मैं एक्सप्लोर करती करती तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर तक आगे आ चुकी थी, और बिलाखिर मैं एक ऐसी जगह पहुंची जहां पे मुझे बहुत लंबे लंबे दरख्त नज़र आ रहे थे। हालांकि हम बहुत सारी जगहों पे इससे पहले भी जापान में हाइकिंग के लिए जा चुके हैं, लेकिन ये जो दरख्त थे ये बहुत ज़्यादा ही लंबे दरख्त थे, और आमतौर पे इतने लंबे दरख्त जापान में नहीं हुआ करते। खैर, अभी मैं उन दरख्तों पे गौर ही कर रही थी कि दरख्तों को देखते देखते मैंने देखा कि एक दरख्त के ऊपर कुछ अजीबुल खलकत लड़की बैठी हुई है। बज़ाहिर देखने से उसका जो जिस्म है वो औरतों की तरह है, लेकिन उसकी जो शक्ल है कुछ अजीब सी शक्ल है, यानी कि उसकी शक्ल पे बेतहाशा बाल मौजूद हैं, और उसका जो हुलिया है उस हुलियों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली औरत है। अभी जबकि मैं उसकी बॉडी पे या उसकी शक्ल पे गौर कर ही रही थी, तो देखते ही देखते ये जो औरत थी इसने मेरे सामने एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जंप मारी। ये जो जंप थी ये तकरीबन 12 से 13 फीट के फासले पे थी, और कोई भी इंसान आमतौर पे इतनी लंबी जंप नहीं मार सकता। अभी जबकि मैंने उसको जंप मारते हुए देखा था, तो अगले कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वो इतनी फुर्ती के साथ कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाती, कभी दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे जाती, और वो इस कदर तेज़ी के साथ या इतने फुर्तीलेपन के साथ वो दरख्तों पे जंप मार रही थी कि मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रही हूँ वो कहीं ख्वाब तो नहीं है। इसी तरह जंप मारती मारती ये जो औरत थी, ये जो भी मखलूक थी, वो देखते ही देखते दरख्तों के झुरमुट में कहीं गायब हो गई।
खैर ये सब देखने के बाद क्योंकि इस लड़की पे खौफ तारी हो चुका था, तो ये वापस उसी पॉइंट पे आ गई जिस पॉइंट पे इसके पेरेंट्स मौजूद थे। खैर जब इनका ये पिकनिक का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसके बाद इस लड़की के जो पेरेंट्स थे उन्होंने ख़ास तौर पे फॉरेस्ट ऑफिसर से मुलाकात की। और जब इनकी मुलाकात फॉरेस्ट ऑफिसर से हुई तो उसने कहा कि वाकई में इन जंगलात में या इन दरख्तों में एक इस तरह की औरत को बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया है, जो बहुत फुर्ती के साथ एक दरख्त से दूसरे दरख्त और फिर दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे जाया करती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये छलावा है या इसे आप शेप शिफ्टर कह सकते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मखलूक है ये कापा की ही कोई नस्ल है। गर्ज के कापा के बारे में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ वाक़यात नकल किए गए हैं और हर वाक़े के अंदर इसके स्ट्रक्चर के बारे में या इसकी बॉडी के बारे में या इसके होने के बारे में अलग अलग किस्म की राय दी गई हैं। कापा जापान की हिस्ट्री का एक ऐसा करैक्टर है जिसने सालों तक जापान के लोगों को खौफ में मुब्तला रखा।